वाटरगेट स्कैंडल, अमेरिकी इतिहास का वो घोटाला जिसके कारण राष्ट्रपति की छुट्टी हो गई। कारण था एक अखबार। आज उसी अखबार के 1/3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति का दोस्त अखबार का मालिक है। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उनके दोस्त हैं जेफ बेजोस। बेजोस राष्ट्रपति की पत्नी मिलेनिया की डॉक्यूमेंट्री के लिए $40 मिलियन दे सकते हैं, लेकिन अपनी कंपनी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते। इस अखबार के एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक जाती है, जबकि इस शख्स के पास करीब 20 लाख करोड़ की नेटवर्थ है, इतनी कि 600 सालों तक चले। ये कहानी है वॉशिंगटन पोस्ट की, एक अखबार जिसके एक पत्रकार को जंग के मैदान में पता चला कि उसकी नौकरी चली गई है। 5 फरवरी 2026 को अखबार ने अपने 300 पत्रकारों को कंपनी से निकाल दिया। ये तब हुआ जब जेफ बेजोस उसके मालिक है। अखबार के 30% कर्मचारी इस पूरी छटनी से प्रभावित हुए हैं। पॉडकास्ट रोक दिए गए हैं, स्पोर्ट्स डेस्क को हटा दिया गया है और बिजनेस डेस्क को भी हटा दिया गया है। क्यों अमेरिका के इतने बड़े अखबार को जेफ बेजोस जैसी अमीर शख्सियत भी नहीं बचा पाई? लगभग बंद पड़ने वाला अखबार कैसे अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक बना और कैसे अखबार की एक रिपोर्ट ने अमेरिका की सरकारों को हिला दिया? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। पहले अखबार के फ्रंट पेज यानी कि शुरुआत के बारे में बताते हैं। 6 दिसंबर 1877 को स्टीलसन हचिंस नाम के एक आदमी ने इसे शुरू किया। स्टीलसन डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर थे। ये अमेरिका का पहला ऐसा अखबार था जो हर दिन छपता था। शुरुआत सिर्फ 4 पेज से हुई और सर्कुलेशन करीब 10,000। अखबार डेमोक्रेटिक पार्टी के विचारों को ज्यादा बढ़ावा देता था और सरकार की खबरों को ज्यादा छापता था। शुरुआती सालों में अखबार को बहुत मुश्किलें आई, जैसे कि पैसों की कमी हुई, दूसरे अखबारों से कंपटीशन मिला, लेकिन ये चलता रहा। 1889 में हचिंस ने इसे बेच दिया नए मालिक फ्रैंक हैटन को। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफदारी छोड़ दी और अखबार को कंजर्वेटिव बना दिया। साइज बड़ा हुआ, पेपर का और रेपुटेशन भी अच्छी हुई। इसके बाद 1905 में जॉन मैकलिन, जो एक अमीर डेमोक्रेटिक नेता थे, उन्होंने इसे खरीदा। अखबार का थीम फिर से बदल गया। अब लिबरल या कंजर्वेटिव नहीं, बल्कि सनसनीखेज खबरों और हाई सोसाइटी के मुद्दों पर रिपोर्टिंग होने लगी। इससे सर्कुलेशन और एड्स भी बढ़ने लगे। 1916 में उनके बेटे एडवर्ड बी नेड मैकलिन ने इसे संभाला, लेकिन नेड की वजह से अखबार की इज्जत गिर गई। कारण थी उनकी शराब पीने की आदत। वो शराब पीते थे, पैसा निकालते रहते थे और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं करते थे। इसके बाद 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया। हालात और खराब हो गए। वॉशिंगटन पोस्ट के लोग कागज का बिल तक नहीं भर पा रहे थे। आखिरकार 1933 में अखबार दिवालिया हो गया और कोर्ट के कब्जे में चला गया। कोई बिजनेस पूरी तरह डूब रहा हो, घाटे में हो, तो उसमें भला कौन पैसा लगाएगा? आमतौर पर कोई नहीं, लेकिन एक आदमी ने ऐसा ही जोखिम लिया। वजह सिर्फ ये थी कि वो कोई बिजनेस या आम कंपनी नहीं थी, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक था वॉशिंगटन पोस्ट, जिसका नाम तो उस समय बहुत बड़ा था, लेकिन हालात उतने ही खराब हो रहे थे। अखबार में एड्स खत्म हो चुके थे, एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। जब कोर्ट ने दखल दिया तो ये तय हुआ कि कर्ज चुकाने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को नीलाम किया जाएगा। 1 जून 1933 को नीलामी का दिन आया। अखबार की बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों में हजारों लोग जमा थे। पत्रकार, बिजनेसमैन, रीडर, सबके मन में एक ही सवाल कि क्या ये अखबार आज बिकेगा या फिर बंद हो जाएगा। नीलामी की शुरुआत हुई। लोग जानते थे कि अखबार को जो भी खरीदेगा उसे घाटा ही होगा। कुछ लोगों ने बोली लगाई और फिर पीछे हट गए। फिर अचानक से बोली तेज होने लगी। एक शख्स लगातार बोली बढ़ा रहा था। वो खुद तो सामने नहीं आया, बल्कि अपने वकील से बोली लगवा रहा था। आखिरकार बोली $8,25,000 पर रुकी। बोली लगाने वाले शख्स यूजीन मेयर थे, एक बैंकर। यूजीन ने पोस्ट को इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें इस जनता के लिए चलने वाला अखबार बनाना था। यहीं से वॉशिंगटन पोस्ट का दूसरा जन्म हुआ। जो अखबार डूब रहा था वही आगे चलकर अमेरिका की सत्ता से सवाल पूछने वाला अखबार बना। मेयर ने फैसला किया कि अखबार किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं होगा। उन्होंने सच्ची पत्रकारिता पर जोर दिया, पैसा लगाया, अच्छे रिपोर्टर्स को रखा और धीरे धीरे अखबार स्ट्रांग होने लगा। 1940 आते आते मेयर को अखबार का कंट्रोल किसी और को सौंपना था। अमूमन बाप अपने बेटे को ही अपनी विरासत सौंपता है, लेकिन मेयर ने ऐसा नहीं किया। मेयर ने अपने दामाद को वॉशिंगटन पोस्ट का जिम्मा सौंपा। उनके दामाद थे फिल एल ग्राहम, एक स्मार्ट हार्वर्ड में पढ़ा वकील। 1946 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट फिल को सौंपा। फिल एम्बिशियस थे, उन्हें वॉशिंगटन पोस्ट को सबसे बड़ा अखबार बनाना था। वॉशिंगटन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो उस समय था वो था वॉशिंगटन टाइम्स हेराल्ड।
फिल ने उसे ही खरीद लिया और उसे पोस्ट में मर्ज कर दिया। इस एक कदम के बाद वॉशिंगटन पोस्ट की सर्कुलेशन रातों रात 3,80,000 तक पहुंच गई। अब वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का नंबर 1 मॉर्निंग न्यूज़पेपर बन गया। 1961 में आकर फिल ने अपने दूसरे कंपटीशन न्यूज़वीक को भी खरीद लिया। इससे वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी एक बड़ा मीडिया ग्रुप बन गई, अखबार, फिर मैगजीन और फिर बाद में टीवी या रेडियो स्टेशंस भी। फिल अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंशियल फिगर बनने लगे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और लिंडन बी जॉनसन के बहुत करीब थे। इसके अलावा वो जॉनसन की इनफॉर्मल किचन कैबिनेट का भी मेंबर थे। कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक पार्टी और व्हाइट हाउस दोनों में फिल बहुत एक्टिव थे, लेकिन ये ताकत ज्यादा दिनों तक फिल के पास नहीं रही। 1950 के आते आते फिल की सेहत बिगड़ने लगी। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की गंभीर बीमारी है। पहले इसे मैनिक डिप्रेशन कहा जाता था, जिसमें व्यक्ति के मूड में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। कभी वो ज्यादा खुश रहता है तो कभी उदास। इसी बीमारी के चलते फिल ने 1963 में खुद को गोली मार ली। उनकी मौत के बाद सारी जिम्मेदारी कैथरीन के सर पर आ गई। कैथरीन उनकी पत्नी थी। कैथरीन को अखबार को कैसे चलाना है इस बारे में कुछ नहीं पता था। कैथरीन वो लड़की थी जिनका मत कंपनी की मीटिंग्स में बिल्कुल नहीं लिया जाता था। जहां सबको मिस्टर और मिस कहा जाता था, वहीं कैथरीन को के कहकर बुलाया जाता था। उनकी बात का कोई वजन नहीं मानता था, लेकिन पति के जाने के बाद जिम्मेदारी तो उन्हें ही संभालनी थी। कैथरीन को बोर्ड मीटिंग्स में इतना डर लगता था कि उनके हाथ कांपते थे और वो उन्हें टेबल के नीचे छुपा लेती। खुद को एक शाय, अंडर एस्टिमेटेड वुमेन मानती थी, जो पार्टी करना तो जानती थी लेकिन बिजनेस करना नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत हुई। 1963 में उन्हें अखबार का प्रेसिडेंट बनाया गया। कोई नहीं जानता था कि कैथरीन आगे जाकर वो महिला बनेगी जिनसे राष्ट्रपति का ऑफिस भी डरेगा। इसी दौरान कैथरीन ने बहुत कुछ सीखा, अच्छे रिपोर्टर्स को टीम में लाया, साथ ही साथ न्यूज़वीक के वॉशिंगटन ब्यूरो चीफ बेन ब्रैडले को भी वापस पोस्ट में बुलाया। बेन पत्रकारिता के मामले में धुरंधर थे। उन्होंने कैथरीन के साथ मिलकर पत्रकारिता को जनता के मुद्दे और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तरफ पास किया। कैथरीन और ब्रैडले की साझेदारी के दौरान ही अमेरिका में एक वाकया हुआ। 1971 में पेंटागन पेपर्स नाम के गुप्त सरकारी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। ये पेपर अमेरिका की साउथ एशिया को लेकर पॉलिसी के बारे में बताते थे। इन पेपर्स में पता चलता था कि कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने जनता से झूठ बोला था। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पेपर छापे, लेकिन निक्सन सरकार ने कोर्ट के जरिए इस पर रोक लगा दी। कैथरीन पीछे नहीं हटी, उन्होंने हिम्मत दिखाई। कैथरीन ने ब्रैडली और टीम के साथ पोस्ट ने भी ये डॉक्यूमेंट छापने का फैसला किया। सरकार ने धमकियां दी, लेकिन कैथरीन नहीं मानी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 6-3 से फैसला वॉशिंगटन पोस्ट के पक्ष में दिया। ये प्रेस की आज़ादी की बड़ी जीत थी। वॉशिंगटन पोस्ट इसके बाद और भी ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके आने वाले सालों में वॉशिंगटन पोस्ट ने वो खुलासे किए जिसने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की कुर्सी तक हिला दी। ये खुलासा था वाटरगेट स्कैंडल, अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला। साल 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के दोबारा चुनाव के दौरान ये मामला सामने आया। हुआ यूं कि वॉशिंगटन के वाटरगेट होटल में स्थित डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में कुछ लोग चोरी छुपे घुसे थे, ताकि फोन टैप कर सके और चुनाव से जुड़ी जानकारी चुरा सके। ये लोग पकड़े गए, लेकिन बाद में पता चला कि उनका संबंध सीधे निक्सन की चुनावी टीम से था। शुरुआत में व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असली अपराध तब हुआ जब सरकार ने इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जांच रोकने का दबाव डाला गया, झूठ बोले गए और आरोपियों को चुप कराने के लिए पैसे तक दिए गए। यही कवर अप वाटरगेट स्कैंडल की असली जड़ बना। इस पूरे घोटाले को सामने लाने में वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। अखबार के 2 रिपोर्टर बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, दिन रात लगाकर सीक्रेट सोर्सेज से अहम जानकारी जुटाई और इन्हीं सोर्सेज ने बताया कि टैपिंग के लिए पैसा कहां से आ रहा है और मामला कितनी ऊपर तक पहुंचा हुआ है। सरकार की धमकियों और दबाव के बावजूद वॉशिंगटन पोस्ट ने खबरें छापना बंद नहीं किया। उनकी रिपोर्टिंग की वजह से कांग्रेस और अदालतों की जांच तेज हुई और आखिरकार 1974 में राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राष्ट्रपति ने ऐसा किया। वाटरगेट स्कैंडल ने यह साबित कर दिया कि एक पत्रकार राष्ट्रपति का इस्तीफा तक दिलवा सकता है, पर ये चीजें अमेरिका में ही हो सकती हैं। 1973 में पोस्ट को वाटरगेट की कवरेज के लिए पुलित्जर प्राइज मिला। 1973 में कैथरीन पोस्ट की सीईओ और चेयरमैन बनी। इसके बाद वॉरेन बुफे ने पोस्ट में शेयर खरीदे, सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। बुफे कैथरीन के मेंटोर बने, बिजनेस चलाने, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है उसकी सलाह देते थे और बिजनेस की दुनिया में कैथरीन को गाइड करते थे। वॉशिंगटन पोस्ट आगे बढ़ता गया और कभी कभी विवादों में भी आया। सबसे बड़ी फजीहत हुई 1981 में, जब अखबार में कहानी छपी थी जिमीज वर्ल्ड के नाम से, जिसे रिपोर्टर जेनेट कुक ने लिखा था। इसमें एक 8 साल के बच्चे की कहानी थी
इस कहानी में बच्ची को हेरोइन का एडिक्ट बताया गया था। इस कहानी को पुलित्जर अवार्ड मिल गया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद सच्चाई सामने आई। ऐसा कोई बच्चा था ही नहीं और पूरी कहानी गढ़ी हुई थी। पोस्ट को अवार्ड लौटाना पड़ा और खुलकर मानना पड़ा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज भी उस लेख या फिर आर्टिकल कहें, उसके साथ साफ लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट झूठी और मनगढ़ंत थी। इसके बाद कई सालों तक वॉशिंगटन पोस्ट की कहानी आगे बढ़ी और फिर 2013 में एंट्री होती है जेफ बेजोस की। अमेज़न वाले बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन में खरीद लिया। उस वक्त उन्होंने सीधी सी बात कही, मैं इसे जल्दी मुनाफा कमाने की चीज नहीं मानता, ये लंबी रेस का खेल है। 2013 में जब जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा तो लगभग हर कोई खुश था। उस वक्त बेजोस ने कहा था कि वो इस अखबार की विरासत के अच्छे रखवाले बनेंगे। पहले ही स्टाफ मीटिंग में उन्होंने कहा कि पोस्ट के लिए ये एक गोल्डन एज आने वाला है। आज हालात बिल्कुल उलट है। वॉशिंगटन पोस्ट अपने इतिहास की सबसे बड़ी छंटनियों में से एक झेल रहा है। अब वही बेजोस, जो दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं, वो लोगों की नज़र में एक अमेरिकी अखबार को बर्बाद करने वाले शख्स बनते जा रहे हैं। शुरुआत में सबको लगा था कि वो सही आदमी है, बेहिसाब पैसा है, सोच नहीं है और लोग मान रहे थे कि वो अखबार को नए दौर में ले जाएंगे। कुछ साल तक ऐसा हुआ भी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और उस दौर में वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकारिता भी खूब चमकी। 2017 में अखबार ने अपना मशहूर नारा अपनाया भी, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस। ट्रंप सरकार के खिलाफ उनकी रिपोर्टिंग की तारीफ हुई। 2019 में जब सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हुई, तब ट्रंप सरकार नर्म दिखी। तब बेजोस ने खुद इस्तांबुल जाकर खशोगी की याद में उन्होंने बातें कही और खुद को एक अच्छा मालिक साबित किया। लेकिन ये दौर ज्यादा नहीं चला। 2025 तक हालात बिगड़ चुके थे। ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। वॉशिंगटन पोस्ट आर्थिक तौर पर डूब रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के बाद से अखबार ने करीब 5 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए। जो डिजिटल रीडरशिप ट्रंप और कोविड के समय आसमान छू रही थी, 2023 तक तेजी से गिर गई। अखबार को पिछले कुछ सालों में सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि उसी वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल अच्छा कर रहे थे। नुकसान तो है, लेकिन मालिक तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। 2023 में पोस्ट को करीब $77 मिलियन का घाटा हुआ, जो बेजोस की दौलत के सामने कुछ भी नहीं है। आखिर बेजोस ने तो $500 मिलियन की सुपर यॉट भी खरीदी है। खुद बेजोस ने ही 2024 में कहा था, जब पोस्ट को पैसे की जरूरत होती है मैं मौजूद रहता हूं, लेकिन इसके बावजूद अखबार में लेऑफ्स हो गए। 2024 के चुनाव से पहले खतरे के संकेत दिख रहे थे। जुलाई 2024 में जब ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ तो बेजोस ने एक्स पर ट्रंप की तारीफ में पोस्ट डाला। कई लोगों ने इसे ट्रंप से रिश्ते सुधारने की कोशिश माना और फिर अक्टूबर 2024 में बड़ा झटका लगा। वॉशिंगटन पोस्ट पहली बार लगभग 40 साल में किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहा था। ट्रंप की वापसी के बाद बेजोस खुलकर सत्ता के करीब जाते दिखे। उन्होंने ट्रंप परिवार के साथ डिनर किया, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। इतना ही नहीं, अमेज़न के जरिए मिलेनिया ट्रंप पर $40 मिलियन की डॉक्यूमेंट्री बनवाई, उसे प्रमोट करने में भी करोड़ों खर्च किए। लेकिन 5 फरवरी को एक ही जूम कॉल ने 300 लोगों की नौकरी छीन ली। कोई वॉर जोन में था, कोई यूक्रेन में बैठा हुआ है, कोई अपने स्पोर्ट्स डेस्क पे बैठा है। और अब हालात ये हैं कि जेफ बेजोस चुप हैं और उनके कर्मचारी बोल रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के पूर्व एडिटर मार्टी बेरन ने इसे अखबार के सबसे काले दिनों में से एक बताया। अमेरिकी मीडिया ने इसे वॉशिंगटन पोस्ट का कत्ल कहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर भी वॉशिंगटन पोस्ट में ही काम करते थे। उन्हें भी कंपनी से निकाला गया और इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स पर दी है। अखबार के विदेशी मामलों, लोकल और व्हाइट हाउस कवर करने वाले रिपोर्टरों ने उन्हें एक के बाद कई चिट्ठियां लिखी जेफ बेजोस को, मगर उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। स्टाफ सवाल पूछता रहा और मालिक की तरफ से सन्नाटा बना रहा। हैरानी की बात यह है कि उसी दौरान बेजोस कहीं और बिल्कुल एक्टिव दिखे। 2 फरवरी को उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का अपनी स्पेस कंपनी में स्वागत किया। मतलब वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टरों के लिए उनके पास समय या जवाब नहीं था, लेकिन सत्ता के बड़े लोगों से मिलने में वो पूरी तरह फ्री थे। क्या ट्रंप के करीब जाने की वजह से जेफ बेजोस ने पोस्ट पर ध्यान देना बंद किया, जिसके बाद अखबार का ये हाल हुआ? इसका जवाब तो खुद अमेज़न के CEO जेफ बेजोस ही दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे है आनंद, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव।